राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रचंद कुमावत, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी। पिछले वीडियो में हमने अभिकरण संविदा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होती है तथा वैध अभिकरण के आवश्यक तत्वों का अध्ययन हमने किया था। आज हम अभिकरण के सृजन के विषय में अध्ययन करेंगे कि अभिकरण का सृजन या एजेंसी का सृजन किस प्रकार से किया जाता है। एजेंसी की संविदा के बारे में प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 182 से धारा 238 के अंतर्गत किए गए हैं। धारा 182 में अभिकर्ता और मालिक की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में अभिकरण को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। केवल अभिकर्ता और मालिक की परिभाषा धारा 182 में दी गई है। आज हम पुनः धारा 182 में जो अभिकर्ता और मालिक की परिभाषा दी गई है इसका अध्ययन करेंगे। अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार से प्रतिनिधित्व किया जाता है वह मालिक कहलाता है। तो वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार से प्रतिनिधित्व किया जाता है वह मालिक कहलाता है। तो अभिकर्ता की उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि अभिकर्ता एक प्रकार से मालिक का प्रतिनिधि है, एक प्रकार से प्रतिनिधि है जिसे मालिक द्वारा सौंपे गए कार्य को करने या मालिक की ओर से पर व्यक्तियों द्वारा विधिक संबंध स्थापित करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे क्या होता है, मालिक की ओर से पर व्यक्तियों द्वारा विधिक संबंध स्थापित करने की शक्ति प्राप्त होती है। अभिकर्ता मालिक की ओर से अन्य व्यक्तियों के साथ संविदात्मक संबंध स्थापित करता है, परंतु ये परिभाषा इतनी विस्तृत है कि इसमें नौकर, मजदूर तथा कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे कार्य करने के लिए रखा जाता है अभिकर्ता नहीं कहलाता है। तो अभिकर्ता तथा किसी अन्य व्यक्ति में मुख्य जो अंतर है वह ये कि अभिकर्ता एक प्रकार का प्रतिनिधि है जिसे मालिक के पर व्यक्तियों के साथ विधिक संबंध स्थापित करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो सार रूप से हम कह सकते हैं कि अभिकरण की संविदा में मालिक अपने अभिकर्ता को यह शक्ति देता है कि वह मालिक के अन्य व्यक्तियों के साथ संविदात्मक संबंध स्थापित करे। तो धारा 182 में अभिकर्ता और मालिक की परिभाषा दी गई है। अभिकरण को धारा 182 में परिभाषित नहीं किया गया है। जब मालिक द्वारा अभिकर्ता नियोजित किया जाता है तो मालिक और अभिकर्ता के बीच में कुछ संबंध स्थापित हो जाता है, उसको ही हम साधारण भाषा में अभिकरण कहते हैं या उसे ही हम एजेंसी कहते हैं। अब हम देखते हैं अभिकरण का सृजन या एजेंसी का सृजन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो जो अभिकरण का सृजन या एजेंसी का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, स्पष्ट रूप से नियोजन द्वारा। दूसरा, पक्षकारों के आचरण या संबंध द्वारा। तीसरा, आवश्यकता द्वारा। और चौथा, अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी का सृजन किया जा सकता है। तो प्रथम, स्पष्ट रूप से नियोजन द्वारा। तो ये एजेंसी सृजन का प्रथम प्रकार है जिसके अनुसार मालिक अभिकर्ता को लिखित या मौखिक रूप से नियोजित कर सकता है। तो मालिक अभिकर्ता को या तो लिखित रूप से या मौखिक रूप से नियोजित कर सकता है। अभिकरण की संविदा के लिए किसी लिखित दस्तावेज
का होना आवश्यक नहीं है। अभिकरण की संविदा के लिए किसी लिखित दस्तावेज का होना आवश्यक नहीं है, अतः मालिक अभिकर्ता को मौखिक रूप से भी नियोजित कर सकता है। अभिकरण के संबंध की स्थापना केवल मालिक की इच्छा से ही होती है। जो अभिकरण के संबंध की जो स्थापना होती है वह केवल मालिक की इच्छा से होती है। धारा 182 में अभिकर्ता की परिभाषा विस्तृत दी गई है। यह परिभाषा मालिक की इच्छा अनुसार नियोजन तक ही सीमित नहीं है। किसी पर व्यक्ति द्वारा जिसे ऐसे करने का अधिकार प्राप्त हो नियोजित किया गया अभिकर्ता भी इस धारा के अंतर्गत आता है। तो मालिक अभिकर्ता को लिखित रूप से या मौखिक रूप से नियोजित कर सकता है। दूसरा जो एजेंसी का सर्जन का प्रकार बताया गया वह है पक्षकारों के आचरण या संबंध द्वारा भी एजेंसी का निर्माण होता है। जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रति ऐसी स्थिति धारण करने देता है जिससे ये प्रतीत हो कि दूसरा व्यक्ति पहले का अभिकर्ता है, तो ये विवक्षित अभिकरण की परिस्थिति है। आचरण द्वारा नियोजित होने वाले अभिकर्ता का उदाहरण मालिक का विबंध है, एस्टोपल द्वारा आबद्ध होना है। उदाहरण के लिए जब मालिक अपने अभिकर्ता को ऐसी स्थिति धारण करने देता है कि कोई साधारण सूझबूझ वाला व्यक्ति जिसे व्यापारिक रीतियों की जानकारी है ये समझ कर कि अभिकर्ता को कोई विशेष कार्य करने का प्राधिकार है, ऐसा कार्य करने का संव्यवहार अभिकर्ता से कर लेता है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति के प्रति मालिक विबंध से आबद्ध हो जाता है और ये नहीं कह सकता कि अभिकर्ता को ऐसा कार्य करने का कोई प्राधिकार नहीं है। तो पक्षकार के आचरण से या पक्षकारों के संबंध से भी अभिकरण का निर्माण होता है। जैसे पति या पत्नी में जो आपस में संबंध होता है, तो क्या पत्नी पति का अभिकर्ता के रूप में अभिकर्ता हो सकती है या पति पत्नी का अभिकर्ता हो सकता है? क्या पत्नी पति का अभिकर्ता होती है या पति पत्नी का अभिकर्ता होता है? तो प्रथम पति पत्नी, जब पति पत्नी जो पत्नी अपने पति के साथ रहती है उसे पति के नाम पर घरेलू वस्तु उधार खरीदने का पूरा अधिकार है। तो प्रथम परिस्थिति आती है, क्या पत्नी पति की अभिकर्ता कहलाती है? तो पत्नी अपने पति के साथ रहती है, उसे पति के नाम पर घरेलू वस्तुएं उधार खरीदने का पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः मालिक तथा अभिकर्ता संबंधित विधि पति पत्नी के रिश्ते में सदैव ही लागू होती है। पत्नी का ये अधिकार कुछ नियमों के अधीन है। जो पत्नी का अधिकार है वो कुछ नियमों के अधीन है। जो प्रथम नियम ये है कि पति पत्नी साथ रह रहे हों। प्रथम नियम क्या है? पत्नी पति का अभिकर्ता तभी मानी जाएगी जब वह पति के साथ रह रही हो। यदि पत्नी पति के किसी दोष के कारण उससे अलग रह रही हो तो वह जीवन की आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए तो अभिकर्ता होगी, परंतु किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। यदि वह अपने ही दोष के कारण अलग रह रही है तो वह किसी भी प्रकार से अभिकर्ता नहीं कहलाएगी। यदि पत्नी स्वयं के दोष के कारण पति से अलग रह रही है तो वह फिर किसी भी प्रकार की अभिकर्ता नहीं कहलाएगी। दूसरा जो नियम है वह यह है कि पति पत्नी अपने घर में रह रही हो, केवल विवाह के तथ्य से पत्नी पति की अभिकर्ता नहीं हो जाती। तो दूसरा नियम क्या है? पति पत्नी अपने घर में रह रही हो, केवल विवाह के तथ्य से पत्नी पति की अभिकर्ता नहीं हो जाती और न साथ रहने से ही उसका नहीं हो, साथ रहने से ही उनका स्वयं का घर होना चाहिए। यदि उनका घर है जिसका एक व्यक्ति प्रबंध कर रहा है तो वह अभिकर्ता हो जाएगा, भले ही वह विवाहित पत्नी न हो और केवल उपपत्नी की तरह रह रही हो। तीसरा नियम यह है कि पत्नी
अपने पति को केवल आवश्यक वस्तु के लिए आबद्ध कर सकती है। तो पत्नी पति को केवल आवश्यक वस्तु के लिए आबद्ध कर सकती है। आवश्यक वस्तु क्या है, इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। आवश्यक वस्तु क्या है, इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। केवल इतना कहा जा सकता है कि जीवन के जिस स्तर पर पति रहने का दावा करता है, जिस स्तर पर पति जीवन जीता है, या पति जिस स्तर पर पति रहने का दावा करता है, उसी स्तर को बनाए रखने के लिए जो वस्तुएं आवश्यक है उन्हें खरीदने का प्राधिकार पत्नी को प्राप्त हो जाएगा। पत्नी को ऐसी वस्तु खरीदने का प्राधिकार नहीं है जो उसके जीवन स्तर से बाहर हो। कोई भी पति जो अपनी पत्नी की आवश्यकताओं के लिए नगद रुपया दे देता है, वह फिर पत्नी द्वारा ली गई उधार वस्तु के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, भले ही दुकानदार को ये बात मालूम न हो। तो पत्नी पति की कुछ दशाओं में कुछ नियमों के अधीन अभिकर्ता कहलाती है और वह पति को आबद्ध कर सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या पति पत्नी का अभिकर्ता होता है? पति को न तो मूल रूप से, न आवश्यक रूप से और न ही विवक्षित रूप से अपनी पत्नी की ओर से उसका अभिकर्ता बनने की शक्ति होती है। पति को न तो मूल रूप से, न आवश्यक रूप से और न ही विवक्षित रूप से अपनी पत्नी की ओर से उसका अभिकर्ता बनने की शक्ति होती है। उसका प्राधिकार तभी हो सकता है जब उसकी पत्नी उसे ऐसा प्राधिकार अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से दे या उसके किए हुए कार्यों का अनुमोदन करे, तभी ही पति पत्नी का अभिकर्ता बन सकता है, अन्यथा नहीं। जब पत्नी पति को ऐसा करने का प्राधिकार या तो अभिव्यक्त रूप से दे या विवक्षित रूप से दे या उसके किए हुए कार्यों का अनुसमर्थन करे, तभी पति पत्नी का अभिकर्ता होगा, अन्यथा नहीं। तीसरा जो एजेंसी का सृजन का तरीका है वह आवश्यकता द्वारा एजेंसी का सृजन करना या आवश्यकता द्वारा एजेंसी का निर्माण करना। अभिकरण का सृजन आवश्यकता के आधार पर भी हो सकता है। कभी कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हित की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा कार्य करता है जिसके लिए वह उस व्यक्ति से निर्देश या उसकी सहमति प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होता, तथा परिस्थितियां ऐसी होती है कि तुरंत उसे सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो उन कार्यों के लिए वह अन्य व्यक्ति उसी प्रकार बाध्य हैं जिस प्रकार एक एजेंट अपने कार्यों से मालिक को बाध्य करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाए और दूसरा व्यक्ति उसके लिए किसी डॉक्टर की सेवाएं प्राप्त करता है, तो घायल व्यक्ति उन सेवाओं के लिए डॉक्टर को भुगतान करने के लिए बाध्य है। इनमें आवश्यकता द्वारा एजेंसी का निर्माण हो गया है। तो आवश्यकता द्वारा एजेंसी के सृजन के लिए कुछ शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। प्रथम शर्त है, परिस्थितियां ऐसी हो कि उस समय कार्य किए जाने की आवश्यकता हो। यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उसमें उस समय कार्य किए जाने की आवश्यकता हो, तो आवश्यकता द्वारा अभिकरण के सृजन के लिए जो प्रथम शर्त है वह यह कि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस समय कार्य किए जाने की आवश्यकता हो। इस शर्त को सिम्स एंड कंपनी बनाम मिडलैंड रेलवे कंपनी 1913 के प्रमुख वाद में समझाए गए हैं। इस वाद के तथ्य इस प्रकार से थे कि एक व्यक्ति ने मक्खन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रेलवे कंपनी को दिया। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण माल रास्ते में ही रुक गया, माल नाशवान था और नष्ट हो जाता, इसलिए रेलवे कंपनी ने उसे बिना मालिक की सहमति से बेच दिया। न्यायालय ने यह विनिर्णय किया कि परिस्थितियां ऐसी विद्यमान थी कि यदि माल बेचा नहीं जाता तो वह नष्ट हो जाता, अतः आवश्यकता द्वारा अभिकरण का सृजन मानते हुए न्यायालय ने रेलवे कंपनी द्वारा माल को बेचने को वैध ठहराया तथा इस विक्रय द्वारा मालिक को बाध्यकारी ठहराया, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी कि रेलवे कंपनी मालिक की सहमति प्राप्त करने के लिए
सहमति प्राप्त करने का रेलवे कंपनी के पास समय नहीं था। अगर वह मालिक की सहमति प्राप्त करने में समय नष्ट करती तो माल नष्ट होने की पूरी संभावना थी। इसलिए आवश्यकता द्वारा न्यायालय ने एजेंसी का सृजन माना। दूसरी आवश्यक शर्त है, ऐसी परिस्थितियों में मालिक की सहमति या निर्देश प्राप्त करना संभव नहीं हो। जो दूसरी महत्वपूर्ण शर्त ये है कि परिस्थितियां ऐसी हो जिसमें मालिक की सहमति या निर्देश प्राप्त करना संभव न हो। तीसरी आवश्यक शर्त है, कार्य सद्भावनापूर्वक मालिक के हित की सुरक्षा के लिए किया गया हो। जो कार्य किया गया हो वह सद्भावनापूर्वक किया जाना चाहिए और मालिक की हित की सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए। तो आवश्यकता के आधार पर अभिकरण के सृजन पर मालिक को तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब यह साबित किया जा सके कि कार्य करने वाले ने मालिक के हित की सुरक्षा को ध्यान में रखकर वह कार्य किया हो। यह आवश्यक नहीं है कि मालिक को उससे वास्तव में फायदा हुआ हो, केवल सद्भावनापूर्वक कार्य किया गया हो, यही पर्याप्त है। चौथा जो अभिकरण के निर्माण के लिए तरीका है वह है अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी का निर्माण या अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी का सृजन। तो अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी के सृजन के संबंध में प्रावधान भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा 196 से 200 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो धारा 196 से धारा 200 के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों की पूर्ति करके ही अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी का सृजन किया जा सकता है। तो धारा 96 की अगर व्याख्या की जाए तो धारा 196 की व्याख्या की जाए तो धारा 196 के आधार पर अनुसमर्थन की आवश्यकता तब पड़ती है, मतलब अनुसमर्थन की आवश्यकता तब पड़ती है जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का कार्य बिना उसकी सहमति व ज्ञान के कर देता है। तो अनुसमर्थन की आवश्यकता कब पड़ती है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जानकारी के बिना या उसकी सहमति या ज्ञान के बिना कोई कार्य कर देता है। तो बाद में उस व्यक्ति को दो विकल्प प्राप्त है। वह चाहे तो उस कार्य को अस्वीकार कर दे या चाहे तो उस कार्य की पुष्टि कर उसे स्वीकार कर दे। यदि वह ऐसे कार्य की पुष्टि द्वारा उसे स्वीकार करता है तो इसे ही विधिक भाषा में अनुसमर्थन रेक्टिफिकेशन कहते हैं। यदि वह ऐसे कार्य की पुष्टि द्वारा उसे स्वीकार कर लेता है तो उसे ही विधिक भाषा में क्या कहते हैं? अनुसमर्थन करते हैं। तो अनुसमर्थन की आवश्यकता कब पड़ती है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहमति के बिना या उसके ज्ञान के बिना कोई कार्य कर देता है तो उस दूसरे व्यक्ति को दो विकल्प प्राप्त है, या तो वह उस कार्य को स्वीकार कर दे या उस कार्य को अस्वीकार कर दे। यदि वह उस कार्य को स्वीकार करके उसकी पुष्टि कर देता है तो उसको ही विधिक भाषा में अनुसमर्थन कहते हैं। धारा 197 में यह प्रावधान किया गया है कि अनुसमर्थन अभिव्यक्त भी हो सकता है या विवक्षित भी हो सकता है। जब अनुसमर्थन शब्दों द्वारा किया जाता है तो उसे अभिव्यक्त अनुसमर्थन कहते हैं। शब्द मौखिक भी हो सकते हैं या लिखित हो सकते हैं। जब अनुसमर्थन आचरण द्वारा किया जाता है तो उसे विकसित अनुसमर्थन कहा जाता है। उदाहरण के लिए क प्राधिकार के बिना ख के लिए माल खरीदता है। क बिना किसी प्राधिकार के ख के लिए माल खरीदता है। तत्पश्चात ख उन्हें ग को बेच देता है। ख के आचरण से ये विवक्षित है कि उसने क द्वारा उसके किए गए कार्य का अनुसमर्थन कर दिया। इस प्रकार अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी का निर्माण हो गया। धारा 198 विधिमान्य अनुसमर्थन के लिए ज्ञान अपेक्षित है। तो विधिमान्य धारा 198 के अनुसार विधिमान्य अनुसमर्थन के लिए ज्ञान अपेक्षित है। कोई भी विधिमान्य अनुसमर्थन ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता जिसका मामले के तथ्यों का ज्ञान उसे न हो या उससे ज्ञान तत्व त्रुटियुक्त हो। धारा 199 के अनुसार अनुसमर्थन पूर्ण होना चाहिए, आंशिक नहीं।
अनुसमर्थन पूर्ण होना चाहिए, आंशिक अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता। तो विधिमान्य अनुसमर्थन के लिए आवश्यक है कि यदि मालिक किसी अपराधिकृत कार्य का अनुसमर्थन करना चाहता है तो उसे उसका संपूर्ण कार्य का अनुसमर्थन करना होगा, वह आंशिक अनुसमर्थन नहीं कर सकता। उसे यह विकल्प तो प्राप्त है कि वह संपूर्ण से व्यवहार का अनुसमर्थन करे या चाहे तो संपूर्ण को अस्वीकार कर दे, लेकिन यह विकल्प प्राप्त नहीं है कि वह किसी संव्यवहार का आंशिक अनुसमर्थन करे या आंशिक अस्वीकार करें। तो अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी के निर्माण के लिए आवश्यक है कि अनुसमर्थन पूर्ण होना चाहिए, आंशिक अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता। अनुसमर्थन ऐसे कार्य का न हो जिससे पर व्यक्ति को क्षति पहुंचे। यदि अनुसमर्थन ऐसे कार्य का है जिससे पर व्यक्ति को क्षति पहुंचती है तो उसे अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी का निर्माण नहीं होता। अनुसमर्थन ऐसे कार्य का होना चाहिए जिससे पर व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचे। तो एजेंसी के जो सृजन के मुख्य जो प्रकार बताए गए हैं भारतीय संविदा अधिनियम में, उसमें प्रथम जो मुख्य प्रकार है वह है स्पष्ट रूप से नियोजन द्वारा एजेंसी का सृजन होता है। दूसरा, पक्षकारों के आचरण से भी एजेंसी का निर्माण किया जाता है। तीसरा, आवश्यकताओं द्वारा एजेंसी का सृजन। चौथा, अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी का सृजन किया जा सकता है। थैंक यू।